नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव कुमार सिंह, एजुकेशन विद मनीष में आपका स्वागत है। मित्रों, हमने वर्णमाला के अध्याय पर उस दिन थोड़ी सी चर्चा की थी। आज उसको व्यवस्थित रूप से हम पढ़ने का पूरा प्रयास करेंगे, आपको समझाने का प्रयास करेंगे। प्रारंभ करते हैं, फिर शुरू से वर्णमाला के लिए। देखिए मित्रों, ये वर्णमाला टॉपिक है। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताया था कि वर्ण क्या है, तो पुनः इसको देख लेते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। इसी ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। ध्वनि के बारे में हमने आपको बताया था, एक हमने ध्वनि का संकेत भी किया था और आपको उसके बारे में बताया कि प्रत्येक जो ध्वनि होती है वो वर्ण नहीं होती, लेकिन प्रत्येक जो वर्ण होगा उसमें कोई ना कोई ध्वनि आपको मिलेगी। अब इसमें बात आती है अक्षर की। कई हिंदी के वैयाकरण बताते हैं कि वर्ण में और अक्षर में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन साथियों थोड़ा सा अंतर होता है। अक्षर क्या होता है कि वह ध्वनि जिसके टुकड़े या जिसका विनाश न किया जा सके, जिसके टुकड़े या जिसका विनाश न किया जा सके, उसे अक्षर कहते हैं। जैसे समझने का प्रयास करेंगे, जैसे ये का वर्ण लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? का। अगर हम कहें कि का वर्ण विच्छेद कर दीजिए, तो हम इसको लिख देंगे का में जैसे ही हम हलंत लेंगे तो हमको एक स्वर प्राप्त होगा जो है आ। कौन सा मिलेगा? आ। क्योंकि जब तक किसी भी व्यंजन में या स्वर में जब व्यंजन बोला जाता है तो उसमें कोई ना कोई स्वर होता है। बिना स्वर के व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं होता, स्पष्ट ध्वनि हमको नहीं मिलती। तो देखिए, हमने इसका का जो का वर्ण है, का जो ये वर्ण है, इसका विच्छेद हमने जब किया तो इसको हमने हलंत रूप में लिया और यहाँ से हमने स्वर को उस वर्ण से या व्यंजन से बाहर निकाल दिया। अब ये जो का है ये अपने अक्षर रूप में आ गया। अब इसका हम क्षरण नहीं कर सकते, इसको हम तोड़ नहीं सकते, इसका हम विखंडन नहीं कर सकते, इसका हम नाश नहीं कर सकते। ये अपने वास्तविक रूप में आ गया। तो समझ गए होंगे आप लोग, ये वर्ण है का, खा, गा, घा, या, आ, ई, उ, ये स्वर है। इधर का, खा, गा हलंत रूप में। फिर देखो, ये दीर्घ स्वर है और ये ह्रस्व स्वर है। इनको दीर्घ स्वर को तो हम तोड़ सकते हैं, ह्रस्व मिला देंगे, ह्रस्व दीर्घ मिला देंगे तो बनेंगे। आगे ये प्रक्रिया आपको देखने को मिलेगी। तो ये रहा वर्ण क्या और अक्षर क्या। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। आगे आप देख रहे हैं ऊपर शब्द लिखा हुआ है। तो शब्द क्या है कि एक या एक से अधिक वर्णों से बना हुआ वह पद, क्या होना चाहिए? पद, जिसका एक स्पष्ट अर्थ होता है उसे हम शब्द कहते हैं। पिछली कक्षा में हमने आपको बताया था एक उदाहरण, हमने लिखा था रा और घा। व्यवस्थित क्रम बना हुआ वह पद जिसका स्पष्ट अर्थ मिले, अर्थ मिलेगा स्पष्ट तो शब्द है, स्पष्ट नहीं मिलेगा तो शब्द नहीं। लेकिन हमको पता है कि रग जो शब्द है इसका कोई स्पष्ट अर्थ नहीं है। अगर हम इन वर्णों को दूसरे रूप में लिख दें आगे पीछे करके, इधर घा और इधर रा, तो ये घर हो गया। तो घर वह स्थान जहाँ प्राणी निवास करता है उसको घर कहते हैं। तो ये आपको यहाँ पर मिल गया। तो आप समझ गए होंगे। जैसे जी, एक ही वर्ड है। किसी ने कहा खाना खाओगे तो हमने कहा जी। आज वहां शादी में चलना चलोगे तो हमने कहा जी। इसका तो इसका अर्थ है, हमने कहा हाँ। आज पढ़ाई की थी? बोले हाँ। माँ, जैसे हमने कहा माँ, इसका मतलब माता। घर कहा, मगर का, खटमल का, घबराहट का। तो कम से कम एक वर्ण होगा, उससे ज़्यादा 2, 3, 4, 5 जैसे भी होंगे ये हमको मिल जाएंगे।
इनके मिलने से क्या बन जाएगा, ये शब्द बन जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, अगला हेड पड़ा हुआ है वाक्य। ये भी हमने आपको समझा दिया था कि दो या दो से अधिक शब्दों का वह व्यवस्थित क्रम, क्रम कैसा होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए, जिससे कोई एक स्पष्ट अर्थ प्रकट होता है, उसे हम वाक्य कहते हैं। जैसे वाक्य लिखा, घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है। मान लो हमने लिखा कि केला है रहा खा बंदर। केला है रहा खा बंदर। शब्द को यहां पर है, शब्द इस वाक्य में भी है, शब्द इस वाक्य में भी है, लेकिन इस वाक्य से हमें कोई स्पष्ट अर्थ नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए वाक्य शुद्ध रूप में नहीं होगा। लेकिन नीचे घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है, इससे हमें स्पष्ट अर्थ मिल रहा है कि घोड़ा क्या है, दौड़ रहा है। अगर हमको व्यवस्थित इसको करें तो क्या बनेगा कि बंदर, नंबर 2 केला खा रहा है। ठीक है दोस्तों, कि बंदर केला खा रहा है। अब हमको इसका स्पष्ट अर्थ मिल गया, तो इसी को व्यवस्थित क्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, व्यवस्थित क्रम कहा जाता है। अब बात करते हैं भाषा की। भाषा क्या होती है, भाषा जो शब्द है वो संस्कृत की भाष धातु से, ठीक है। अब ये धातु शब्द क्या होता है, संस्कृत में धातु कहा जाता है, हिंदी में हम इसको क्रिया कह सकते हैं। जब आप हिंदी में क्रिया पढ़ेंगे तब यहाँ पर इसकी चर्चा होगी विस्तार रूप में। तो भाषा जो शब्द है वो संस्कृत भाषा की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। क्या होता है, बोलना होता है। हम जो बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं, तो हम जो बोल रहे हैं ये भाषा है। हम भाषा कौन सी बोल रहे हैं, हम हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो हम हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो जिसमें आप हमारी बात को समझ पा रहे हैं, ठीक है, तो उसका क्या अर्थ है, हम बोल रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं। तो बोल रहे हैं तो आप सुन रहे हैं, तो जो बोला जा रहा है तो बोलने क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। अब भाषा की परिभाषा क्या होती है वो भी आप लोग देख लीजिएगा। देखिए भैया नेक्स्ट, अब भाषा की परिभाषा देख लो। ऐसा माध्यम, ये भी एक माध्यम होता है, ऐसा माध्यम जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने भाव तथा विचारों को दूसरे व्यक्ति तक तथा दूसरा व्यक्ति अपने भाव तथा विचारों को पहले व्यक्ति तक पहुंचाता है, उस माध्यम को भाषा कहा जाता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं और मान लीजिए आप ऑफलाइन क्लास में मेरे सामने बैठे हैं, तो मैंने जो कहा वो आपने सुना, और अगर आपको अपनी कुछ बात कहनी हो तो मैंने आपकी बात को सुना। इन दोनों के सुनने के रूप को एक दूसरे में जो परिवर्तन होता है, उसी परिवर्तन को भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। ठीक है, ये हो गई भाषा की बात। अब भाषा वार्तालाप से, हमें हिंदी पढ़ा रहे हैं आपको, तो हमारी हिंदी में बात चल रही है। अगर कोई अध्यापक आपको अंग्रेजी पढ़ा रहे होते हैं तो हमारी अंग्रेजी में बात चलती है। अगर अन्य किसी भाषा में होती तो अन्य किसी भाषा में बात करते। अब देखिए भाई, भाषा के बाद क्या आता है, भाषा के बाद आती है लिपि। तो भाषा के लिखित रूप को लिपि कहा जाता है। लिखित रूप क्या होता है, जो आपको ये लिखा हुआ दिख रहा है, तो ये लिपि है, ये भाषा नहीं है, ये क्या है, ये लिपि है। भारत की सभी लिपियां, भारत में जितनी भी लिपियां आई हैं वो सब कहाँ से आई हैं, भारत की सभी लिपियां ब्राह्मी लिपि से निकली हैं। अब हमारे जो प्रश्न आता है मुख्य रूप से वो कहाँ से आता है, आपसे पूछेगा कि संस्कृत भाषा की लिपि कौन सी है, तो आप बताएंगे देवनागरी। आपसे पूछेगा हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, तो आप कहेंगे देवनागरी। आपसे पूछेगा अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है, तो आप कहेंगे रोमन लिपि। फिर आपसे कहेगा पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है, तो आप कह देंगे गुरमुखी लिपि। फिर आप पूछेगा कि उर्दू भाषा की लिपि कौन सी है, तो उर्दू भाषा की दोनों लिपियां, अरबी लिपि भी है और फारसी लिपि भी है। तो विकल्प में जो भी दे रखा हो आप उस हिसाब से आगे लगा सकते हैं। अब देखते हैं आगे लिपि की बात क्या है। अब लिपि के बाद हम प्रारंभ करते हैं क्या, वर्णमाला पर आते हैं। वर्णमाला क्या है,
तो देखेंगे कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हमारे हिंदी के वैयाकरणों ने इतनी अच्छी व्यवस्था की है कि वर्णमाला को व्यवस्थित क्रम में रखा। पहले उन्होंने स्वर रखे और बाद में व्यंजन रखे। और स्वर भी क्या, स्वर भी क्रम में है, पहले ह्रस्वर फिर दीर्घ स्वर, फिर ह्रस्वर फिर उसका दीर्घ स्वर, इसी को व्यवस्थित क्रम कहा जाता है। अब अगर अंग्रेजी की वर्णमाला की बात किया थोड़ी सी, यहाँ पर देखो पहले ए होता है और फिर बी होता है, फिर सी, डी और ए। तो अलग अलग स्वर हैं, अलग अलग व्यंजन है। देखो यहाँ पर पहले स्वर फिर व्यंजन, व्यंजन व्यंजन फिर स्वर। लेकिन हमें हिंदी की वर्णमाला में क्या है, हिंदी की वर्णमाला में जो क्रम है वो एकदम व्यवस्थित है। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और जो हिंदी की वर्णमाला है साथियों, उसको दो भागों में बांटा गया है, नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। सब जानते हैं स्वर क्या है और व्यंजन क्या है। आगे देखते हैं स्वर और व्यंजन के बारे में। अब वर्णमाला बहुत है अलग अलग प्रकार की, लेकिन हमारी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें वर्णमाला जो है मुख्य रूप से यहाँ 3 से प्रश्न उठाया जाता है। क्या प्रश्न उठाया जाता है? तो पहला प्रश्न यह है, पहले मानक हिंदी वर्णमाला कि हमको इसको माना है। तो पहली है नंबर 1 लेखन के आधार पर जो लिखा गया, उसके आधार पर क्या है कि हिंदी वर्णमाला में लेखन के आधार पर जो हिंदी वर्णमाला है इसमें कुल 52 वर्ण है, 52 वर्ण हैं, जिसमें 13 स्वर, 35 व्यंजन तथा 4 संयुक्त व्यंजन भी है। तो हम जोड़ देंगे भाई 4 और 5 9, 9 3 12, 2 और 3 और 1 4 और 1 कितने हो गए 5, कुल कितने हो गए 52 वर्ण हो। किसके आधार पर? लेखन के आधार पर। अब गए उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं? तो उच्चारण के आधार पर हिंदी वर्णमाला में 45 वर्ण हैं, जिसमें 10 स्वर हैं और 35 व्यंजन हैं। सबसे इंपॉर्टेंट परीक्षा के आधार पर यह रहता है, यहाँ से प्रश्न सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं। तो प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला में कुल 44 वर्ण माने गए हैं, जिसमें 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। 11 स्वर और 33 व्यंजन। सबसे ज्यादा परीक्षा में प्रश्न का उत्तर यही लगाया जाता है। अब एक डाउट क्लियर आपको करना है। अब जैसे आपसे वो ये कहते हैं कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या बताइए, और आपके ऑप्शन में 10 भी है, आपके ऑप्शन में 11 भी है और आपके ऑप्शन में 13 भी है। चौथा ऑप्शन जो भी हो, फिलहाल 3 ऑप्शन की बात यहाँ पर की जाए। आपसे कहेंगे स्वर की संख्या बताओ, तो जब भी आपसे स्वर की संख्या पूछेंगे तो आप क्या लगाएंगे? 11 लगाएंगे। अब मान लीजिए कहा कि कुल स्वरों की संख्या कितनी होती, जब भी कुल लग जाए तब हम अयोग वर्ण जो होते हैं अंग और आहा, उनको जोड़ लेते हैं तो कितनी हो जाती है? 13 हो जाती है। अब कभी ऐसा प्रश्न बने कि आपके विकल्प में 13 भी ना हो और आपके 11 नहीं हो, छोड़ थोड़ा ना आना है, तो हम क्या लगाना है? उस कंडीशन में, उस परिस्थिति में, स्थिति में हमको क्या लगाना है? उसका विकल्प 10 देना। सेम प्रक्रिया व्यंजन की होती है कि अगर विकल्प में 35 व्यंजन भी दे रखा है, 33 व्यंजन भी दे रखा है, अब मान लो उसने 44 व्यंजन भी दे दिए और उसने चौथे विकल्प में 52 व्यंजन भी दे दिए, तो जब ये चारों विकल्प इस प्रकार के हों तो आप सबसे पहले क्या लगाएंगे? कॉन्सेप्ट याद रखना इंपॉर्टेंट वाला, प्रयोग क्या रहा, जिनको हम बोलते हैं, जिनको हम लिखते हैं, ज्यादा प्रयोग में लाते हैं, तो वो यही होते हैं। 33 व्यंजन होते हैं। और जब 33 नहीं लगाया जाता है, जब नहीं हो विकल्प में, तो क्या लगाएंगे? 35 लगा देते हैं। और कभी कभी जब पूछे आपसे कुल व्यंजन की संख्या कितनी, तो फिर 35 में ये 4 जोड़ दो तो टोटल कितने हो जाएंगे? 39 व्यंजन। कुल का याद रखना, जब कुल की बात करेगा तो लेखन के आधार पर, और जब कुल की बात नहीं करेगा तो प्रयोग के आधार पर। और जब प्रयोग के आधार पर और उच्चारण के आधार पर ना हो विकल्प में, तो हमारे पास एक बचता है, कौन सा? उच्चारण के आधार। समझ गए होंगे आप कि मानक हिंदी वर्णमाला में लेखन के आधार पर क्या वर्गीकरण था, उच्चारण के आधार पर क्या वर्गीकरण था, और उसके बाद प्रयोग के आधार पर क्या वर्गीकरण था। मानक हिंदी वर्णमाला 3 प्रकार की हमने बताई थी अभी आपको, है ना,
कि लेखन के आधार पर, उच्चारण के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। अब जो वर्णमाला हिंदी की बनी है उसे कितने भागों में विभाजित किया गया है, उसका क्या वर्गीकरण है, क्या नहीं है, देखते हैं आगे हम लोग। तो हिंदी की जो वर्णमाला है साथियों, इसके दो भाग हैं। कितने भागों में बांटा गया है? उसको दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। अब स्वर है क्या, स्वर की परिभाषा क्या है? तो वे वर्ण जो स्वतंत्र अवस्था में बोले जाते हैं, वे वर्ण जो स्वतंत्र अवस्था में बोले जाते हैं क्या कहलाते हैं साथियों? वो स्वर कहलाते हैं। कहने का मतलब है कि इनको बोलने के लिए या इनका उच्चारण करने के लिए हमें किसी भी प्रकार के व्यंजन वर्ण की या स्वर वर्ण की या अन्य किसी मात्रा की आवश्यकता नहीं होती, ये स्वतंत्र होते हैं। अब स्वर का वर्गीकरण क्या है? स्वरों का वर्गीकरण, तो पहला वर्गीकरण आपके सामने आपको दिख रहा है स्लाइड पर, आपके व्हाइट बोर्ड पर, कि मात्रा या उच्चारण के आधार। तो देखो इसके आधार पर 3 भेद होते हैं। कौन कौन से 3 भेद होते हैं? नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लुत स्वर। दीर्घ स्वर क्या, ह्रस्व स्वर क्या होते हैं और दीर्घ स्वर क्या होते हैं? वे वर्ण जिनके उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता है, मतलब बहुत कम समय लगता है, झटके के साथ उनको बोल लेते हैं, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वरों के अन्य नाम अगर आपसे पूछे जाएं साथियों, तो उनमें इसका एक नाम लघु स्वर होता है तथा दूसरा नाम मूल स्वर भी होता है। ये प्रश्न आपसे ज़्यादा पूछा जाता है कि मूल स्वर कितने होते हैं। यहाँ पर हमने पॉइंट दिया कि इनकी संख्या मुख्य रूप से 3 मानी गई। कितनी मानी गई है? 3 मानी गई है, लेकिन कोई मुख्य रूप से प्रश्न ना आए तो आप यहाँ 4 लगा दें आपसे, क्योंकि हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? 4 मानी गई है, क्योंकि जो री है, जिसे ऋषि बोलते हैं और ऋषि, इसको भी स्वर के अंतर्गत रखा गया है। दूसरा है दीर्घ स्वर। इन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा से अधिक अर्थात 2 मात्रा का समय लगता है। इन्हें गुरु स्वर भी कहा जाता है। एक ह्रस्व वर्ण, एक गुरु वर्ण, एक दीर्घ वर्ण, उसका नाम गुरु वर्ण। तो गुरु वर्ण है, इनकी संख्या मुख्य रूप से 7 मानी गई। कितनी मानी गई साथियों? 7 मानी गई। आ, ई, उ, ए, ओ और औ। ठीक है। अब ह्रस्व स्वर हो गए, दीर्घ स्वर हो गए, एक मात्रा का प्रयोग, 2 मात्रा का प्रयोग। ये भी कह सकते हो, इसकी परिभाषा ये भी हो सकती है कि जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, किस स्वर से? ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर भी कहते हैं। अब तीसरा है इसके आगे, जिसे हम कहते हैं प्लुत स्वर। क्या कहते हैं साथियों? प्लुत स्वर कहते हैं। अब ये क्या होते हैं? इन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। यहाँ पर स्वर छूट गया है, मैं यहाँ नोट करते रहूं। दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, जैसे किसी को पुकारने या नाटक के संवादों में जो प्रयोग होता है वो इसी स्वर का होता है। अब आप कैसे पहचानेंगे कि स्वर है? तो इसकी पहचान के लिए उस वाले शब्द में ये चिन्ह बना हुआ है, अवग्रह चिन्ह। इस अवग्रह चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये शब्द लिखा हुआ है ओम। जब भी हम ओम का जाप करते हैं तो कैसे करते हैं? जब हम कहीं बैठे होते हैं अपने सुबह के समय और करेंगे ओम, मतलब अपनी ध्वनि को हम लंबा खींचते हैं। तो लंबा खींचते हैं, या हम किसी को आवाज़ दे रहे हैं, जैसे आपने उसमें नाटक जब खेला होगा, आप जब पढ़ते होंगे या अभी जब नाटक प्रक्रिया मंचन करते हैं तो आवाज़ दी जाती है कि रामलाल हाजिर हो। तो ये हो जो शब्द का प्रयोग किया गया, तो हो में ओ की। अब मान लो आप में ये कहा जाए कि ओम शब्द में
कौन सा वर्ण विलुप्त स्वर है। तो याद रखिएगा साथियों कि इस चिन्ह से पहले ये जो चिन्ह बना हुआ है, इससे पहले जो भी स्वर होगा उसको विलुप्त स्वर कहा जाता। क्या कहा जाता साथियों? विलुप्त स्वर कहा जाता है। क्या हम देखो नोट में देखिए कि किसी भी शब्द में अवग्रह चिन्ह से पहले जो भी स्वर होगा, मैं बता रहा था ना उसी बात को लिखा हुआ है, उसे विलुप्त स्वर कहा जाता है। तो ये आपका पहला वर्गीकरण था कि मात्रा या उच्चारण के आधार पर। पहला था ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा विलुप्त स्वर। अब स्वर का दूसरा वर्गीकरण देखते हैं सामने। दूसरा वर्गीकरण समझिएगा। दूसरा है जीव के प्रयोग के आधार। इसके आधार पर स्वरों के 3 भेद माने गए। कितने भेद माने गए साथियों? 3 भेद माने गए। पहला है अग्र स्वर, दूसरा है मध्य स्वर, तीसरा है पश्च स्वर। भाई आप लोग पढ़ने के साथ साथ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। कमेंट में लिख करके भेजिएगा कहाँ पर क्या आपको समझ में नहीं आया। आपका सहयोग ही हमारा मनोबल है। जितना आप सहयोग करते रहेंगे उतना मनोबल हमारी टीम के अंदर बढ़ता रहेगा और हम अच्छे से अच्छा आपको कंटेंट देने का प्रयास करते रहेंगे। तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जीव के प्रयोग के आधार पर 3 भेद: अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च। अग्र मतलब अगला भाग, मध्य मतलब बीच का भाग और पश्च मतलब पिछला भाग। मान लो ये जीव है तो ये भाग अग्र स्वर है, ये भाग मध्य स्वर है और हमारे कंठ में नीचे जो घाटी बोलते हैं इसको, ये हिस्सा होता है, यहाँ से ध्वनि जो निकलती है उसको पश्च स्वर वाले में रखा जाता है। जैसे इन स्वरों के उच्चारण में जीव का अगला भाग काम करता है। जैसे इ, ई, ए, ऐ। वास्तव में जो स्वरों का उच्चारण होता है वो हम लोग बोलते हैं छोटा आ, बड़ा आ, ये नहीं होता। वास्तव में उच्चारण जो होता है, आपने 12 खड़ी पड़ी होगी बचपन में, जैसे अ आ, इ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अह। ये मुख्य रूप से इनका उच्चारण होता है। तो यहाँ पर कहेंगे इ, ई। जैसे आप ई बोलेंगे तो आपका जीव का जो अगला भाग है, जो अगला भाग होगा सीधे आपके एक स्थान पर टच हो रहा है, वहां पर बल पड़ रहा है। तो इ, ई, ए, ऐ इनका बल पड़ता है अगले भाग पर, इसलिए इनको अग्र स्वर कहा जाता है। फिर है मध्य स्वर। मध्य स्वर में सिर्फ एक वर्ण अ। जैसे कहेंगे आप अ, जब कहेंगे तो आप तुरंत पीछे से जोर लगता है तो बीच का हिस्सा जो जीव का होता है वो उठ जाता है। तीसरा है पश्च स्वर। इन स्वरों के उच्चारण में जीव का पिछला भाग, पश्च भाग या बाद वाला भाग काम करता है। जैसे आ, आप बोला आ तो कंठ से ध्वनि निकलते हुए सीधी आ रही, बाहर की ओर आई। ऊ क्या हो जाएगा? ऊ, ओ, औ। यहाँ पर सीधे कंठ से ध्वनि निकलती हुई बाहर की ओर जा रही। तो जीव के प्रयोग के आधार पर 3 स्वर हो गए: अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। साथियों अच्छे से आप समझ रहे होंगे हमारी बात को। जहाँ भी आपको समस्या लगेगी आप कमेंट में लिख के भेजेंगे और फिर हम आपको दोबारा उसको फिर अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे। अब अगला पढ़ेंगे। तीसरा वर्गीकरण है ओठों के प्रयोग के आधार। ओठ हमारे किस प्रकार से क्रिया करते हैं, कैसी उनकी आकृति बनती है, तो इसके आधार पर जो है वो 2 भेद। नंबर 1 व्रतमुखी स्वर। व्रत का अर्थ होता है गोलाकार, मतलब जब हम वर्णों को बोलते हैं तो ओठ हमारे गोल हो जाते हैं। अच्छा भैया इतने भी गोल नहीं होते हैं कि तुम उस पर कंगन रख के देखो ओठ पे, है ना भाई। मतलब गोल का मतलब जैसे अभी हमारा मुंह फैला हुआ, सबका फैला हुआ चपटा है, तो ये जो आकृति जो ओठों की वो ऐसी इकट्ठी होगी, थोड़ा गोलाकार आकार बनेगा, है ना। गोलाकार में थोड़ी आकृति आपको परिवर्तित मिलेगी। तो इन स्वरों के उच्चारण में ओठ जो होंगे वो कैसे हो जाएंगे? गोलाकार हो जाते हैं। जैसे ओ। अब देखिएगा
आप लोग में देखो, घर पे जाके आप शीशे में देखना या मोबाइल में कैमरा खोल के देखना, बाद में अभी आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ऐसे हमारे आप चेहरा देखिए, हमने कहा अभी हम बोल रहे हैं, हमने कहा ऊ ऊ, तो देखो हमारा ये अगला हिस्सा क्या हो रहा है, आगे जाके गोल हो रहा है। ओ ऊ ओ औ, ऐसा नहीं छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटा ऊ बड़ा कुछ नहीं, ओ ऊ ओ औ, इस प्रकार से हम इनका उच्चारण करें। दूसरा है अव्रतमुखी। जब भी किसी शब्द के आगे छोटा आ लग जाए तो ये हमें नकारात्मक अर्थ देता है। कैसा अर्थ देता है? हमें नकारात्मक अर्थ देता है। मतलब इसमें व्रत नहीं बनेगा, ओंठ गोलाकार नहीं होंगे, जैसे आपके हैं वैसे ही रहेंगे, इनकी तरह आकृति नहीं होगी। जैसे इन स्वरों के उच्चारण में ओंठ गोलाकार नहीं होते, जैसे अ आ ए ए ऊ बोला गोल हुए, आ बोला फैल गए, तो इसमें गोलाकार हो रहे हैं, इसमें गोलाकार नहीं हो रहे। तीसरा वर्गीकरण आपका हो गया ओंठों के आधार पर। अब देखते हैं चौथा वर्गीकरण। चौथा वर्गीकरण क्या कहता है? लिखा है नाक व मुंह से हवा निकलने के आधार पर। नाक व मुंह से हवा निकलने के आधार पर तो पहला है निर्नी नासिक स्वर। निर्नु नासिक स्वर। नासिक का मतलब होता है नाक। नाक को संस्कृत में कहते हैं नासिक कहते हैं। तो इन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुख से निकलती है। इन उच्चारण, इन वर्णों को बोलने में या इन स्वरों को बोलने में नाक का कोई योगदान नहीं होगा। निर्नुनासिक स्वर कहलाएंगे। इनका एक अन्य नाम भी होता है जिन्हें हम मौखिक स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? जिन्हें हम मौखिक स्वर भी कहते हैं। जैसे अ आ इ ई उ ऊ ए ओ और आ। अब तो क्या पर हमने अंग छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? अंग। तो जब अंग बोलेंगे तो आपके नाक से हवा निकलेगी। जब नाक से हवा निकलेगी तो फिर भाई नीचे आ जाए। कहां पर? अगला है दूसरा अनुनासिक स्वर। कौन सा साथियों? अनुनासिक स्वर। इन स्वरों के उच्चारण में हवा या वायु मुख के साथ साथ, किसके साथ साथ? मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है। जैसे अंग, आ, ई, अंग। अच्छा ये अंग द्वारा लिख गया है, कोई बात नहीं, टाइपिंग मिस्टेक हो गई। तो अंग, आ और ई, जब आप इनको बोलेंगे, एक बोलेंगे आ और एक आ, जब आ बोलेंगे तो नाक का प्रयोग उसमें होगा और वायु वहां से निकलेगी। नोट करके लिखा हुआ है जिससे आपको समस्या ना हो कि जिन स्वरों पर बिंदु तथा चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है, बिंदु चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है, उन्हें अनुनासिक स्वर के अंतर्गत रखा जाता है या वे अनुनासिक स्वर के अंतर्गत आते हैं। समझ गए? नाक से हवा कब निकलेगी? जब बिंदु और चंद्र बिंदु का उस वर्ण पर, चाहे वो स्वर हो चाहे वो व्यंजन, स्वर की बात चल रही है तो स्वर याद रखिएगा। ठीक है, चौथा वर्गीकरण हो गया। अब पांचवा वर्गीकरण फिर देखिए आगे। अगला वर्गीकरण है मुख द्वार के खुलने के आधार। इसके आधार पर मुख द्वार, हमारा जो मुंह खुलता है उसकी भी अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं। तो क्या प्रक्रिया होती हैं? इसके आधार पर भैया चार भेद है। चार भेद कौन कौन से? एक है विव्रत स्वर, एक है समृत स्वर। पहले दो समझ लीजिए, दो अगली स्लाइड पे आपको मिलेगी। तो विव्रत का अर्थ होता है खुला। ऐसे याद रखो तो ओपन लिख लो इसको, है ना? ये ओपन है और ये क्लोज्ड है, ये बंद हो गया। ठीक है, तो विव्रत स्वर, इन वर्णों का उच्चारण में, इन वर्णों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग पूरा खुलता है। क्या होता है? लगभग पूरा। आ, जितनी आकृति खुलने लायक होगी आपकी इसमें खुल जाएगी। अगला है साथियों समृत स्वर। इन स्वरों के उच्चारण में अब देखा हुआ है कि समृत का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है बंद। क्या होता है? बंद होता है। तो समृत में बंद हो गया। अब इन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग पूरा बंद रहता। बंद लगभग बंद रहता, पूरा बंद नहीं होता, क्योंकि अगर हम पूरा बंद कर देंगे मुख द्वार तो फिर हमारी ध्वनि बाहर नहीं आएगी। तो हल्का सा खुला रहता है जिससे ध्वनि बाहर
निकल सके, जैसे ई ओ, इसको बोला आ, पूरा मुंह खोल दिया आ, इसको ई ओ, पूरा खुला और लगभग पूरा बंद। अब इसका तीसरा देखिएगा, 4 में बताए हैं। तीसरा है अर्ध संवृत स्वर। संवृत का मतलब बंद, तो अर्ध का मतलब आधा, आधा बंद होगा। तो इन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार क्या हो जाएगा साथियों? इन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है। क्या होता है? आधा बंद रहता है। ए ओ, ए ओ, देखो और जरा से ए ओ। अब अर्ध विभ्रत स्वर, अब इसे खोलेगा। इन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है, जैसे अ, क्या बोला? अ थोड़ा खुला, फिर ए, फिर औ, ए ओ औ। तो ए बोली कम खुला, ए बोला ज्यादा खुला, ओ बोला कम खुला, औ बोला ज्यादा खुला। तो ये ना लगभग बंद रहेगा, आधा बंद रहता है, ए और ओ। इसके बाद आधा खुला है तो आ, ए और औ। अब इसके बाद एक और आता है, इसे कहते हैं हम अर्धस्वर। और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। आपसे पूछ लेता है कि हिंदी व्याकरण में अर्धस्वर वर्ण कितने होते हैं? अर्धस्वर वर्ण कितने होते हैं? तो एक है या, एक है वर्ण। ये दो जो वर्ण हैं इनको अर्धस्वर कहा जाता है। ठीक है, अब अगला देखिए नोट करके, सभी स्वर। ये भी पॉइंट पूछा गया है परीक्षा में। आपसे पूछेगा कि जो कौन सी स्वर ध्वनियां सघोष होती हैं और कौन सी अल्प प्राण होती हैं, या पूछेगा स्वर किस प्रकार की ध्वनियां हैं, तो आप बताएंगे कि सभी स्वर सघोष ध्वनियां तथा अल्प प्राण वर्ण होते हैं। ठीक है भैया, ये आपका स्वरों का वर्गीकरण है। अब स्वरों के बाद क्या आते हैं? व्यंजन वर्ण आते हैं। अगली स्लाइड में देखिएगा, आपको परिभाषा दे रखी व्यंजन। वे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, वे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक व्यंजन में आ स्वर, छोटा आ स्वर मिला होता है। आके बिना अर्थात स्वर के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं। मतलब अगर किसी भी व्यंजन में स्वर नहीं होगा, किसी भी व्यंजन में स्वर नहीं होगा तो उसमें उस व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं हो सकता है। तो इस प्रक्रिया में अब व्यंजनों का वर्गीकरण होता है। तो व्यंजन के वर्गीकरण मुख्य रूप से बताए गए हैं। तो अब व्यंजनों का वर्गीकरण हमको पढ़ना है। तो व्यंजनों के वर्गीकरण में मुख्य रूप से जो व्यंजन का वर्गीकरण है वो 3 भेदों में रखा गया। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतःस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्मीय या संघर्षी व्यंजन। ठीक है साथियों, तो व्यंजन का जो वर्गीकरण है हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप स्वर की वीडियो देखिएगा। किसी प्रकार की कमियां हों आप उसमें लिख करके बताइएगा। और पुनः आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक दोस्तों के लिए, अपने मित्रों के लिए, परिवार के अन्य सदस्यों के लिए जो शिक्षा से संबंधित हैं उन्हें बताइएगा, उन्हें जोड़िएगा। इसी प्रकार से आपको हिंदी की नई नई क्लास नई ऊर्जा के साथ मिलती रहेगी। जय हिंद, जय हिंद।